चैप्टर नंबर 8 में दिए गए हैं, जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करते हैं। इसमें विधि विरुद्ध जमाव, इसकी परिभाषा, इसके दंड, बलवा, बलवे के लिए दंड, कब बलवा हो जाता है और दंगा यानी दंगा के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें सेक्शन जो है 161 से लेकर के 161 से लेकर के 171 यानी धारा 161 से लेकर के धारा 171 तक की जो धाराएं हैं वो चैप्टर नंबर 9 में दी गई है, जो कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है, जो कि अध्याय नंबर 9 इसके बारे में प्रावधान करता है। इसके सेक्शन है 161 से लेकर के 171। इसके बाद 9A चैप्टर नंबर 9A, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, बाद में जोड़ा गया है आईपीसी में, जो कि चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। इसकी जो सेक्शन है 171 से लेकर 171I तक के हैं। 171A से लेकर के 171I तक के सेक्शन इसमें है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में प्रावधान करता है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के बारे में बात करता है। इसके सेक्शन 172 से लेकर के 190 तक के सेक्शन है। 172 से लेकर के 190 तक के सेक्शन है, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विधि विरुद्ध अवमान के बारे में, यानी उनका जो विधिपूर्वक जो प्राधिकार होता है, विधिपूर्ण जो प्राधिकार होता है, उसके अवमान के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 जो है वो मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कोर्ट में जाकर के या जो कार्रवाई जो चल रही होती है, न्यायिक कार्रवाई जो चल रही होती है, यानी न्यायिक कार्रवाई मीन्स ये मान के चलिए कि जो विचारण है या जो जांच चल रही है या न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई चल रही है, उसमें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाता है, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है चैप्टर नंबर 11 में, यानी अध्याय नंबर 11 में इसके बारे में बात किया गया है। तथा साथ ही मिथ्या साक्ष्य देने के साथ साथ लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में भी इसमें बात की गई है, यानी मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात की गई है, जो की धारा 191 से लेकर के 229 क तक में इसमें प्रावधान किया गया है। धारा 191 से लेकर के 229 क तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आइए इसके बाद अगला जो अध्याय है, अध्याय नंबर 12 यानी चैप्टर 12, इसमें जानते हैं। इसमें सिक्कों सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के बारे में बात की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति नकली सिक्के बनाता है, उनका कोटकरण करता है या उनको बेचता है, खरीदता है, उनका भंडारण करता है या नकली सिक्के बनाने के लिए कोई मशीन वगैरह रखता है, तो इनके संबंध में बात की गई, यानी ये इस प्रकार का जो कार्य है वो अपराध माना जाता है। तो सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित जो अपराध है वो अध्याय नंबर 12 में बात की गई है। धारा नंबर इसकी जो है धारा 230 से 263 क में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 230 से 263 क में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, अध्याय नंबर 12। इसके बाद अगला अध्याय जो आता है अध्याय नंबर 13, जो कि बाट और माप से संबंधित है। बाट और माप, यानी यहाँ पर बाट और माप यानी कम नाप के, कम वजन के बाट बनाना या उनको बनाने के उपकरण रखना, उनको बेचना, या इसी प्रकार से माप जो है वो कम माप का उपकरण रखना, इस तरह की जो अपराध है वो इस अध्याय में दिए गए। अध्याय नंबर 13 जो है बाट और माप से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। धारा 264 से लेकर के 267 तक के सेक्शन इसमें दिए गए हैं, यानी 264 से 267 तक के जो सेक्शन है वो बाट और माप से संबंधित अपराधों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अध्याय नंबर 14 में हम आ जाते हैं, यानी जो चैप्टर 14 है, अध्याय 14 है। इसमें लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात की गई है। यानी लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात की गई है, जैसे कि न्यूसेंस है,
इस तरह की बातें इसमें की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे कि जो सार्वजनिक जल है उसको दूषित करता है, या फिर जो हवा में इस तरह की बीमारी फैलता है, या संक्रमण वाली बीमारी है उसको जानबूझ करके फैलाता है, तो ये वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है वो भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। यानी जानबूझ करके कोई कोरोना नामक बीमारी को फैला रहा है तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो आइए चैप्टर नंबर जो है 14 है, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात करता है। धारा नंबर 268 से लेकर 294 तक के इसमें प्रावधान किया गया है। 268 से लेकर के 294 तक में इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद आइए हम आगे वाला जो चैप्टर जानते हैं, जो कि धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में। यानी कोई भी व्यक्ति धर्म से संबंधित अपराध करता है तो ये चैप्टर नंबर जो 15 है इसमें आएंगे, यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यानी कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उसमें कोई इस तरह का अपराध कर रहा है, या कब्रिस्तान में जाकर के, या जो पूजा स्थान के स्थान है वहाँ पर जाकर के कोई अपराध कर रहा है, तो वो इस अध्याय के अंतर्गत आएंगे। यानी चैप्टर नंबर 15 जो है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। धारा 295 से लेकर के 298 तक के सेक्शन इसमें दिए गए हैं। आइए आगे वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखे या प्रैक्टिकल जीवन में देखे या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखे, ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए इसके प्रावधान जानना बहुत आवश्यक है। तो ये चैप्टर है 16, अध्याय जो है वो 16 है। ये जो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जैसे कि हत्या, मानववध, चोट, गंभीर चोट, यानी इस तरह की जो अपराध है, यानी गर्भपात, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, इस तरह के जो अपराध है वो इस सेक्शन में दिए गए हैं। यानी चाहे बलात्संग हो, चाहे प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया अपराध हो, चाहे किसी का किडनैप हो, यानी अवरोध हो या परिरोध हो, या जैसे कि किसी को चोट कारित की जाती है या गंभीर चोट कारित की जाती है या किसी को मर्डर किया जाता है, तो वो सारे अपराध जो है इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। चैप्टर नंबर जो है 16 है, जो कि इसमें जो सेक्शन जो है 299 से लेकर के 377 377 तक के सेक्शन है। 299 से 377 तक की जो धाराएं हैं वो चैप्टर नंबर 16 में दी गई है, जो कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी कभी कभी तो डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि क्या कौन सा अध्याय है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। तो चैप्टर नंबर 17 अध्याय 17 जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करता है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करता है 378 से लेकर के 462, 378 से लेकर के 462, 378 से लेकर के 462। यानी जैसे कि चोरी क्या है, डकैती क्या है, लूट क्या है, आपराधिक न्यास भंग क्या है, आपराधिक दुर्विनियोग क्या है, यानी इस तरह की गृह भेदन क्या होगा, रात्रो गृह भेदन क्या है, रिश्ती क्या है, इस प्रकार के जो अपराध है जो कि प्रॉपर्टी के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं, इसके बाद इस अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। तो चैप्टर नंबर 17 जो सेक्शन है 378 से लेकर के 462, यानी धारा 378 से लेकर 462 जो है वो चैप्टर 17 में आते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर है 18, यानी चैप्टर नंबर 18 जो है अध्याय 18 जो है वो दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बात करता है। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के बारे में बात करता है। वो धारा 463 से लेकर 489 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अध्याय नंबर 19 यानी चैप्टर 19 जो है वो सेवा सुविधाओं के आपराधिक भंग के विषय में है। सेवा सुविधाओं के आपराधिक भंग के विषय में है। इसमें धारा 490 से लेकर के धारा 492 तक का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे अपने पति या पत्नी को धोखा दे करके दूसरी शादी कर लेता है, या अपने पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है, छिपा करके करता है, जानबूझ करके कर रहा है, या उनके साथ क्रूरता वगैरह कर रहा है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। यानी चैप्टर नंबर 20 जो है विवाह संबंधी अपराधों के बारे में बात करता है। विवाह संबंधी अपराधों के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 20। सेक्शन जो है इसके 493 से 498 तक है। यानी धारा 493 से लेकर के धारा 498, धारा 493 से लेकर के धारा 498 तक की जो धारा है वो विवाह संबंधी अपराधों के बारे में बात करती है।
इसके बाद 20A जो कि हमें अभी अपने बात की थी जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी उससे पहले कि 20A जो है वो बाद में जोड़ा गया है, जो कि पति या पति के नातेदारों के द्वारा पत्नी के साथ जो क्रूरता की जाती है, पति या पति के नातेदारों के द्वारा जो पत्नी के साथ जो क्रूरता की जाती है उसके बारे में प्रावधान करता है 498A, यानी क्रूरता के बारे में जो सेक्शंस है वो 498। ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, या कौन सा चैप्टर है जो पति या पति के नातेदारों के विरुद्ध क्रूरता के बारे में बात करता है, तो 20A। इसके बाद अगला जो चैप्टर है 21, ये भी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मानहानि के संबंध में बात करता है। मानहानि क्या है, इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था क्या है, ये सारे जो वर्णन है इस चैप्टर के अंतर्गत अपने को मिलता है। चैप्टर नंबर 21 यानी अध्याय 21 जो कि मानहानि के विषय में बात करता है। धारा 499 से लेकर के 502, धारा 499 से लेकर के 502 तक के जो सेक्शन है वो मानहानि के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अंतिम 2 चैप्टर है जिनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अध्याय नंबर जो 22 है यानी चैप्टर नंबर 22 जो है आपराधिक अभित्राश, अपमान, क्षोभ के विषय में बात करता है। आपराधिक अभित्राश, अपमान और क्षोभ के विषय में बात करता है, यानी जैसे एकांतता का अतिक्रमण, यानी जैसे कि एकांतता का अतिक्रमण, आपराधिक अभित्राश, अपमान और क्षोभ के विषय में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। चैप्टर नंबर है 22, सेक्शन नंबर है धारा 503 से लेकर 510, यानी धारा 503 से लेकर के 510 तक की जो धारा है उसमें अध्याय 12 आता है और आपराधिक अभित्राश, अपमान और क्षोभ के विषय में बात की गई है। इसके अलावा अंतिम जो अध्याय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, यानी ऐसा कोई भी अपराध है जिसके प्रयत्न के बारे में आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सेक्शन नहीं है, यानी आईपीसी में ऐसा कोई अपराध का प्रयत्न किया गया जिसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था आईपीसी के किसी भी सेक्शन में नहीं दी गई है। यानी समझिए ऐसा कोई भी अपराध का प्रयत्न जिसके लिए आईपीसी के किसी भी सेक्शन में पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है, तब आज जो चैप्टर नंबर 23 है ये लागू हो जाता है। यानी इसकी जो एक ही इसमें धारा दी गई है 511 जो कि अपराधों को करने के प्रयत्न के बारे में धारा 511, यानी ये एक सहायक धारा होती है। यानी कोई भी अपराध करने का प्रयत्न जो किया गया जिसके लिए आईपीसी में कहीं पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है, तब ऐसे में जो अपराध किया गया है उस अपराध के सेक्शन प्लस जो धारा 511 है ये उसके साथ में लगती है, तो ये एक सहायक धारा के रूप में लगती है जो कि चैप्टर नंबर 23 में इसका वर्णन किया गया है। तो आज हमने जो आगे के जो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 23 तक के सेक्शन हमने जाने हैं। अगली जो अपनी वीडियो होगी उसमें हम यहाँ से यानी आईपीसी का जो प्रारूप है, मोटा इसका प्रारूप है, यानी इसका स्टार्टिंग कब से लागू हुआ, कब लागू हुआ, इसका प्रारूप कब बन गया था, तथा इसका जो विस्तार है कहाँ पर है, किस तारीख से प्रभावी है, इसके अलावा इसमें कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर में से कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद।